गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 30 दिसंबर और आज हम लोग एनसीईआरटी के अंतर्गत देखेंगे अध्याय 4, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं 6 क्लास एनसीईआरटी। और 6 क्लास एनसीईआरटी में अध्याय 4 के अंतर्गत वर्णित है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। और यह समय रेखा और उसके स्रोत होगा भारतीय संदर्भ में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत क्या हैं वो पढ़ेंगे और किस तरह समय रेखा निर्धारित की गई है भारतीय इतिहास का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत करंट अफेयर्स बहुत ही कम थे, इसलिए वीडियो हम कल जो है बनाएंगे। आज का जो है 1-2 करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत, और कल जो कुछ करंट अफेयर्स आएंगे न्यूज़पेपर में उसको मिलाकर बनाएंगे। इसीलिए यही कारण है कि आज हम आपको एनसीईआरटी थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है अगर आप इतिहास को अध्ययन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर जितने भी अध्याय पढ़ चुके हैं हम लोग, उसमें किए हैं कि एक स्टेटमेंट के तरह जो है उस सब्जेक्ट से संबंधित। तो पहला यहाँ स्टेटमेंट है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है। अगर हमको वर्तमान समझना है तो अतीत को समझना पड़ेगा, तब हम वर्तमान को समझ पाएंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट है। और जैसा कि हम प्रत्येक बार आपको बताते आए हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट आजकल पूछा जा रहा है, खास करके यूपी पीसीएस में या उत्तर प्रदेश के एग्जामों में। तो इसको कहा किसने है, ये स्टेटमेंट दिया किसने है, EH कार ने दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह का स्टेटमेंट ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही उठाकर पूछ लिया जाता है। आज हम लोग इस चैप्टर में अध्याय में जानेंगे हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, और आदि मानव किस प्रकार रहते थे। इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और इसी प्रश्नों के संदर्भ में विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले तथ्य और कंसेप्ट को भी समझेंगे। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, इस पर विचार करें तो आप अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व की यह सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा है। आप को क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? तो ये आपको विचार करने के लिए कहा जा रहा है। यह भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज जब इस इतिहास को पढ़ रहे हैं तो आज से 10 साल, 5 साल पहले, 6 साल पहले आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं वो भी एक ऐतिहासिक संदर्भ बन चुका है वो आपके लिए। तो आगे देखते हैं इतिहास क्या है। मानव के अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। शॉर्ट में इसको ऐसे समझें
आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है, क्योंकि सारे जीव के आने के बाद मानव आया है। आप इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे देखेंगे प्रथम कोशिका, ये करीब 454 अरब वर्ष पूर्व से 2.33 अरब वर्ष पूर्व इनके बीच जो है प्रथम कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ये माना जाता है। और पृथ्वी का निर्माण माना जाता है 4.54 अरब वर्ष हुआ था, और वातावरण में ऑक्सीजन 2.33 अरब वर्ष आया था। उसके बाद जीवाणु आए। जीवाणु भी अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पंज एवं कवक का जो है पृथ्वी पर आगमन हुआ, या कहें निर्माण हुआ। ये करीब 1 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ। यहाँ याद रखेंगे ये वर्ष पूर्व, दैट मीन्स BC की बात हो रही है। वहीं पर आप देखेंगे उसके बाद परवाल का उदय हुआ, फिर मछली केसुरकी का उदय हुआ, उभयचर जीव आए, उसके बाद शार्क आए, सरीसृप और डायनासोर आए, पक्षी आए, स्तनपायी आए। उसके बाद फूल एवं मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ पृथ्वी पर आई, और बाद में चलकर करीब आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व मानव, आदि मानव के रूप में पृथ्वी पर आया। और आदि मानव के बाद अग्नि आया। अग्नि जो है 10 लाख वर्ष पूर्व करीब अग्नि के बारे में जानकारी मानव को हुई। फिर होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस आधुनिक मानव को कहा जाता है आधुनिक मानव। ये आप लोग यहाँ से जरूर ध्यान में रखेंगे। होमोसेपियंस करीब 3 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया, और होमोसेपियंस को आधुनिक मानव कहा जाता है। लेखन कला का विकास पृथ्वी पर 6500 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये भी याद रखना है। लेखन कला का विकास, बहुत सारे लेखन कला का विकास तो आधुनिक काल में हुआ है, लेकिन जब हम मेसोपोटामिया, मिस्र आदि सभ्यता को देखते हैं तो वहाँ पर लेखन कला का विकास हो चुका था। सिंधु सभ्यता की ही बात करें तो यहाँ पर भी लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन आज तक हम लोग उनके स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस तरह देखेंगे कि मानव पृथ्वी पर बाद में आया है, पहले विभिन्न जीव आया है। तो होमोसेपियंस, लेखन कला, इन सब के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर के खनिज आदि को जानकारी प्राप्त करते हैं उसको भूवैज्ञानिक कहा जाता है। जो जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञानी, जो मानव का अध्ययन मानव विज्ञानी, और जो पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन करते हैं वो पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं। जैसा आप ये चित्र में देख सकते हैं, इसको एक एक करके जो है डिफाइन किया गया है। तो
भूवैज्ञानिक कौन है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं, वो भूवैज्ञानिक हैं। जीवाश्म वैज्ञानिक कौन है? जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, वो जीवाश्म विज्ञानी कहलाते हैं। मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो हैं जो कि मानव समाज एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। वहीं पुरातत्व विज्ञानी की बात करें तो पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौना, हड्डियां, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं, वह कहलाते हैं पुरातत्व विज्ञानी। जीवाश्म क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये पूछा जा चुका है कि जीवाश्म क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास की गणना कैसे करते हैं। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां और प्रमुख घटनाएं रही हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग जो अभी यूज करते हैं, प्रयोग में करते हैं कि जो है कुछ दिन बाद 1 जनवरी आएगा और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरे विश्व में मान्य है। साथ ही बता दें आपको कि साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का उपयोग करते हैं। तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर। दैट मीन्स धर्म के अनुसार भी अपना अपना सारे धर्म का कैलेंडर है और उस कैलेंडर के अनुसार वो विभिन्न त्यौहार आदि मनाते हैं। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्ष की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी अर्थात एन्ना डोमिनी। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्ष को इंगित करता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। तो सीई हो गया ईसा के जन्म के पूर्व, ईसा के जन्म के बाद की घटना सीई कहलाता है और इसी सीई को एडी भी कहते हैं, ये पुकारा जाता है। उदाहरणतः भारत में 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 ईस्वी अथवा 1947 सीई लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के प्रारंभिक तिथि से पूर्व के वर्षों का गणना उल्टे क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। बीसी इसे अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के लिए 560 ईस्वी
पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो बीसी जो है 560 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ के अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ था? अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये तो 560 ईस्वी पूर्व है, तो कब? ईसा मसीह के जन्म से 560 ईस्वी पूर्व। लेकिन जब अभी से गणना करेंगे तो उसको कैसे गणना करेंगे, ये चीज जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं किस प्रकार जो है इसका गणना किया जाता है। देखिए इस प्रकार गणना सरल होती है, परंतु एक समस्या रहती है कि ग्रेगोरियन तिथि में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता। याद रखेंगे कि जब हम ईसा पूर्व कहते हैं, देखिए 1 ईस्वी को मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद यहाँ +1 जाएगा, +2 जाएगा, इस तरह से A1 है तो उसके बाद 2 +3 इस तरह से ईस्वी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम माइनस में बात करेंगे बीसी में, तो यहाँ पर 0 नहीं आता है। होना क्या चाहिए कि 1 उसके बाद 0 फिर उसके बाद -1 -2 इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि बताया गया है उसमें इस तरह की का कंसेप्ट नहीं है। तो इसी को जो है यहाँ पर समझाया गया है। कैसे समझाया गया है? तो देखिए ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष 1 और 1 ईस्वी पूर्व मतलब AD 1 AD और 1 BC के तुरंत बाद आता है। 2 BC से लेकर 2 AD एक समय रेखा बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन दो तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही रहेंगे। किसी भी ईस्वी पूर्व तथा ईस्वी की तिथियों के बीच की वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में एक घटा देना चाहिए। ऊपर दी गई स्थिति में 2 + 2 - 1 दैट मीन्स 3 वर्ष। इसी प्रकार अगर हम गौतम बुद्ध के जन्म को निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 560 ईस्वी पूर्व में, और अभी वर्तमान में कितना है? 2024। तो 560 + 2024 और -1 करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों करने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि शून्य का जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्णन नहीं है। तो आप इन दोनों को जो है जोड़ लें, दैट मीन्स हो जाएगा 2584 और उसमें से -1 कर दें तो हो जाएगा 2583। तो इस तरह जो है गौतम बुद्ध का जन्म आज से 2583 ईस्वी पूर्व में हुआ था, आज से अगर जो जोड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईस्वी पूर्व, दैट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से 560 ईस्वी, लेकिन वर्तमान से कितना? 583 ईस्वी पूर्व। ये पूरे कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। कोई भी डेट रहे, किसी की भी जन्म तिथि रहे, बीसी में अगर जो दिया गया है और वर्तमान में निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम बीसी का उनका ईस्वी लेंगे, उसमें से वर्तमान अगर मान लीजिए 2025 आगे चलेगा, 2025 जोड़ेंगे, फिर -1 कर देंगे। इस तरह जो है आज से उनकी तिथि निकल जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। आगे देखते हैं हम लोग
इसको जो एक डायग्राम से समझाया गया है कि अंतिम हिमयुग का अंत कब हुआ था, प्रथम अस्थाई निवास व कृषि आरंभ कब हुआ था, तांबे के प्रथम और धातु का आरंभ कब हुआ था, बुद्ध का जन्म, अशोक स्तंभ, इन सब के बारे में। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मेसोपोटामिया का नगर किस प्रकार विकसित हुआ, सिंधु और सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार जो है विकसित हुई, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि इस प्रकार घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार बुद्ध का जन्म होता है और ईसा मसीह के जन्म से 560 ईस्वी पूर्व में जो है बुद्ध का जन्म होता है। उसके बाद आप वर्तमान 2000 ईस्वी और भविष्य के बारे में इसको एक तिथि डायग्राम से समझाया गया है। तो समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणतः तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। तो ये कालखंड जो है को समझने का एक माध्यम है। अब आप लोग टर्म ऐतिहासिक संदर्भ में सुनेंगे शताब्दी। तो शताब्दी क्या होता है, दशक क्या होता है, उन सबको हम लोग जान लेंगे। तो वर्ष एवं दशक, दशक जो है 10 वर्षों का कालखंड के इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते हैं और समानतः हम 2 अन्य विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। तो पहले ये जान लेंगे दशक किसको कहते हैं, तो 10 वर्षों के कालखंड को दशक कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 1 दशक बीत गया, 2 दशक बीत गया, दैट मीन्स 10 वर्ष बीत गया, 2 दशक दैट मीन्स 20 वर्ष बीत गया। वहीं जब शताब्दी टर्म का प्रयोग करते हैं तो यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड होता है। दैट मीन्स अगर हम कहते हैं कि 1 शताब्दी बीत गया, दैट मीन्स कि 100 वर्ष बीत गया। ये ध्यान में रखेंगे। इतिहास में एडी से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणतः वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 से लेकर 100 जो था 101 या कहें 100, ये प्रथम शताब्दी था। प्रथम शताब्दी ये 101 से लेके 200 के बीच ये प्रथम शताब्दी था। उसी तरह 200 से लेकर या 201 से लेकर 300 ये सॉरी 1 मिनट, जस्ट मिनट, आपको अच्छे से समझाते हैं इसको कि किस प्रकार जो है ये दशक शताब्दी होता है। तो जैसे 1 से लेके 100 ये प्रथम शताब्दी हुआ, 101 से लेके 200 ये द्वितीय शताब्दी हुआ। तो इस तरह आप देखते होंगे बढ़ते गया और वर्तमान में 2001 से लेकर 2100 ईस्वी तक कौन सा शताब्दी हो जाएगा, तो ये 21वीं शताब्दी हो जाएगा, 21वीं शताब्दी हो जाएगा। वहीं जैसे हम जो है बात करें
से लेकर 2000 तक, तो ये 20वीं शताब्दी थी। 1900 से लेकर 2000 तक, और 2001 से 2100 ईस्वी तक 21वीं शताब्दी होगी। तो इस तरह शताब्दी जो है बढ़ता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही कारण है कि अभी वर्तमान में आप बहुत सारे पॉलिटिशियन के नाम मुंह से भी सुनते होंगे, और विभिन्न इतिहासकार भी बोलते हैं कि वर्तमान में यह 21वीं शताब्दी चल रही है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम 1 BC से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं, और तीसरी शताब्दी BC में 300 BC से लेकर 201 BC तक समय सम्मिलित होता है। तो जहां हम ऊपर जो बता चुके हैं वो आगे का बताए हैं कि 1900 से 2000 तक ये 20वीं शताब्दी थी, और 2001 से 2100 ईस्वी तक ये 21वीं शताब्दी होगा। लेकिन वहीं जब हम BC की बात करें तो BC में जो है 300 ईस्वी पूर्व से 201 ईस्वी पूर्व, इस बीच को हम लोग तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं। यहाँ समझ में आ गया? हम यहाँ पर प्लस में बात कर रहे थे, और यहाँ हम लोग माइनस में, दैट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा हो जाता है लिखने में, ये भी ध्यान में रखेंगे। वहीं सहस्त्राब्दी का अर्थ होता है यह किसी भी 1000 वर्ष के कालखंड को कहा जाता है, सहस्त्राब्दी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे जो है हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा जानकारी लेंगे, और कल जो है हम लोग आगे करेंगे। तो इतिहास के स्रोत के अंतर्गत चलिए आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है इतिहास का स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे, और जो है विभिन्न ऐतिहासिक मानव विकास कैसे हुआ उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और कल करंट अफेयर्स का भी हम लोग करेंगे, कल और आज को मिलाकर। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।